मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा बुदनी और विजयपुर में चुनावी शोर थम गया है। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। बुदनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो विजयपुर में 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत के भाजपा में आने के बाद उपचुनाव की स्थिति बनी है। दोनों दलों ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बुदनी तो भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की गैर मौजूदगी में कांग्रेस यहां इस बार अपने लिए उम्मीद देख रही है। कांग्रेस से राजकुमार पटेल प्रत्याशी है, जो यहां से विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के करीबी और पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। बीजेपी को यहां जीत का सिलसिला बरकरार रहने की उम्मीद है। बात विजयपुर की करें तो यहां अधिकांश चुनाव कांग्रेस ही जीती है। इस बार भाजपा से लड़ रहे रामनिवास रावत 6 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा ने चुनाव से पहले ही कैबिनेट मंत्री बना रखा है, लेकिन इस सीट के जातीय समीकरण भाजपा की राह में रोड़े अटका रहे हैं। इस सीट पर 60,000 से अधिक आदिवासी वोट है। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। मल्होत्रा पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे, जिन्हें 40,000 से अधिक वोट मिले थे। इसी आधार पर कांग्रेस यहां अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। वहीं भाजपा बुदनी और विजयपुर दोनों सीटों पर अपनी जीत तय मानकर चल रही है। 500% विजयपुर, 50,000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बुदनी में भी टक्कर है। कुछ भी अप्रत्याशित परिणाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर तैयारी के साथ मैदान में तो उतरी है और हम चुनाव को केवल चुनाव के समय नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में 365 दिन 24 घंटे काम करती है। इसलिए ये दोनों जो उपचुनाव हैं, विकास पर और गरीब कल्याण पर जनता की मुहर इन चुनावों में लगेगी। उत्साह के साथ जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि इन दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर विजय का इतिहास रचेगी। बुदनी और विजयपुर दोनों सीटों के उपचुनाव दोनों दलों के लिए खास है। बीजेपी पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत चुकी है। इन दोनों सीटों पर भी जीत मिली तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का राष्ट्रीय संगठन की नजर में कद बढ़ना तय है। वहीं अगर कांग्रेस जीती तो हार पर हार के बाद ये जीत उसके लिए संजीवनी का काम करेगी। वहीं एक बार फिर वह हार की शिकार होती है तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या संकेत दे रहे हैं बुदनी विजयपुर के उपचुनाव? जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी भाजपा? क्या उपचुनाव से कांग्रेस को मिल पाएगा कमबैक का मौका? किन मुद्दों पर पड़ सकते हैं उपचुनाव में वोट? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यही है कि उपचुनाव में नतीजा कुछ भी हो, क्या बीजेपी की सरकार गिर सकती है? क्या कांग्रेस की सरकार बन सकती है? एक बड़ा मुद्दा ये भी मतदाताओं के बीच में रहेगा और जाहिर है कि बीजेपी इसको ताकत से उठा रही होगी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, स्काइप पर भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट वीणा आलूवालिया जी, और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो उपचुनाव हैं, अक्सर इन पर सरकार कम ध्यान देती है, लेकिन बीजेपी ऐसी सरकार है जो किसी भी चुनाव को हारना नहीं चाहती, चाहे वो उपचुनाव हो या आम चुनाव। अभी तक का बीजेपी सरकार में ये रिकॉर्ड है कि वो उपचुनाव कम ही हारी है, और कांग्रेस के पक्ष में रिकॉर्ड ये जाता है कि वो सरकार में अगर होती है तो उपचुनाव को अक्सर लूज कर जाती है या हार जाती है। लेकिन ये दोनों उपचुनाव थोड़े से अजीब से हैं। एक तो बुदनी कभी कांग्रेस की सीट रही थी, लेकिन पिछले 25 सालों से अगर हम कहें 2005 के बाद से, तो लगातार भाजपा का गढ़ बनी है और उसे गढ़ बनाया है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जाहिर है कि उनकी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की जो जीत है वो रिकॉर्ड बनाती है। एक तो विधानसभा में वो चुनाव जीते थे 1,04,000 वोट से, और जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ते विदिशा से, तब भी उनकी जीत में रिकॉर्ड मतों का अंतर रहता है। विदिशा
की बात करें संसदीय सीट की तो वो उसकी बात भी, और अगर बुधनी की बात करें कि बुधनी विधानसभा से कितनी लीड शिवराज जी को मिली थी लोकसभा में, तो वहाँ भी रिकॉर्ड बना था। लेकिन विजयपुर का मामला भी थोड़ा सा फंसता हुआ दिखता है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी कभी हुआ करते थे अब वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, रामनिवास रावत। उनके खिलाफ जैसा हमने बताया शुरुआत में कि मुकेश मल्होत्रा जो है वो आदिवासी उम्मीदवार हैं, आदिवासी वोट बैंक पर कब्जा है उनका। और जब वो निर्दलीय लड़े थे इसके पहले चुनाव में 2023 की बात करें तो निर्दलीय होने के बाद भी 40,000 वोट उन्होंने हासिल किया था। नतीजे जो भी आए, कांग्रेस अगर जीत का अंतर कम करती है तो भी उसके लिए एक तरह से उपलब्धि होगी। अगर चुनाव जीतती है तो फिर तो ये रिकॉर्ड बनेगा कि कांग्रेस ने भाजपा की सरकार में बीजेपी को हरा दिया। और बुधनी का जहाँ तक मामला है, चर्चा के बीच में हम जरूर बात करेंगे कि रमाकांत भार्गव जी में क्या खूबी है, राजकुमार पटेल में क्या खूबी है, बीजेपी और कांग्रेस ने इनको अपना प्रत्याशी क्यों बनाया, और इनके पीछे अगर नाराजगी है तो उसकी वजह भी क्या है, जरूर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव अभी तक क्या कह रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर बुधनी और विजयपुर दोनों का जो मतदाताओं का मनोविज्ञान है या मतदाता की मानसिकता है वो थोड़ी अलग मानसिकता है जी। अगर हम बुधनी को देखें तो बुधनी में आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन मतदाता वहां का बहुत जागरूक रहा है। राघवेंद्र जी, ये वो क्षेत्र है जो विलीनीकरण आंदोलन में बहुत सक्रियता जहां पर जिन क्षेत्रों में रही है उनमें एक बुधनी एक है। यहाँ झंडा चढ़ाया गया था। जागरूकता का अंदाज अगर इससे अंदाज लगाइए कि विनोबा जी ने जब भूदान आंदोलन शुरू किया तो बुधनी के लोग, उस क्षेत्र के लोग सक्रिय रहे हैं। इसी तरीके से राजनीति का जो इतिहास बुधनी का रहा है वो भी बहुत दिलचस्प रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र 1957 में बना और पहली बार जो यहाँ से राजकुमारी कला यहाँ से जीती थी 57 में। फिर उसके बाद 67 में जनसंघ पहली बार मोहनलाल शिशिर यहाँ से चुनाव जीते थे। बाकी 62 में फिर कांग्रेस चुनाव जीती थी। 72 में आप देखिए कि इंदिरा जी की लहर के बावजूद बुधनी से निर्दलीय चुनाव जीता था शालिग्राम जी श्रीवास्तव ने। फिर बाद में फिर वो जनता पार्टी में चले गए तो 77 में फिर वो जनता पार्टी से रहे। तो इस सीट को फिर 80 में केएन प्रधान कांग्रेस के जीते, फिर चौहान सिंह चौहान 85 में जीते और 90 के बाद से लगातार इस पर भारतीय जनता पार्टी इस पर हावी है। तो बुधनी की जो 90 से ही, क्योंकि 90 में 89 में जीत गए थे शिवराज सिंह चौहान, निश्चित रूप से। तो वो जो है तो वो ये लगातार जो है ये बुधनी का एक अलग है। बुधनी में मुझे जो लग रहा है कि अगर हम बुधनी को देखें तो बुधनी को सेंटर मान करके एक दिशा जो जाती है सलकनपुर, रहटी, नसरुल्लागंज की तरफ, और एक दूसरी जाती है शाहगंज, डोभी, बख्तरा और इस तरफ आगे जो की तरफ जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ भाजपा का अच्छा प्रभाव है, सलकनपुर में, रेहटी में, नसरुल्लागंज में। और राजकुमार पटेल बख्तरा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो उस पट्टी में कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मतदान का प्रतिशत अगर कम होगा तब मुझे लग रहा है कि यहाँ फाइट अच्छी होगी। लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत अच्छा हुआ तो बहुत स्वाभाविक रूप से किसी की जीत लगभग झलक रही है। आगे करने तो मतदाता 13 तारीख को बताएंगे क्या होगा। लगभग बुधनी का परिणाम में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं है। लेकिन विजयपुर का परिणाम ये बहुत दिलचस्प परिणाम होगा विजयपुर में। और विजयपुर का जो मतदाता अगर साइलेंट है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। और इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने समर्थक मतदाता को कितना ले जाता है। वहां का परिणाम बहुत दिलचस्प होगा, बहुत रोचक होगा। लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं कि आमतौर पर उपचुनावों के जो परिणाम होते हैं वो ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जाते हैं। तो भाजपा इस बात पर तो निश्चिंत हो सकती है। लेकिन उस क्षेत्र का जो मनोविज्ञान है, वो क्षेत्र का मनोविज्ञान कांग्रेस का भी उत्साह बराबरी से बढ़ा रहा है। तो विजयपुर का स्थिति अलग है और यहाँ की स्थिति बहुत अलग है। एक बात और कह करके मैं बात को अपने खत्म करूंगा। विजयपुर चंबल का वो इलाका है, कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, वो कुछ भी कहे, लेकिन आप अगर कल्पना करेंगे सल्तनत काल पर वहाँ महमूद गजनबी का भी आक्रमण हुआ है ग्वालियर पर। तो उस समय ये जो पूरा चंबल का क्षेत्र है, उन्होंने अपने स्वत्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो प्राण दिए हैं। आगे चल करके अंग्रेजों ने उन लोगों को डाकू घोषित कर दिया था। मेरी दृष्टि में वो डाकू नहीं थे, वो कहीं ना कहीं जो शोषण था उसके विरुद्ध उन्होंने हथियार उठाए थे। तो मैं वो बहुत एक प्रकार से जागरूक और स्वाभिमानी क्षेत्र रहा है, इसलिए वहां का परिणाम अलग होगा, बुधनी का परिणाम अलग है। दरअसल जो आपने कहा कि वहां के लोग स्वाभिमानी, विजयपुर की बात करें तो उसे उन्हें जिनको डकैत कहा जाता था वो दरअसल बागी उनको कहा जाता था कि वो समाज की कुरीतियों से बगावत करके जंगल में बंदूक लेकर कूद जाया करते थे।
तो डकैत को बागी नाम दिया गया था, सरकार की तरफ से उनको डकैत कहा जाता था। खैर चलिए, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जहाँ तक बात है, हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी। अमित जी, आपका स्वागत है। मैं सबसे अंत में आपके पास आऊँगा। इस बीच में वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, बुदनी सीट की तासीर बिल्कुल बीजेपी की तरह है, ये मान लेते हैं, लेकिन जब तक शिवराज सिंह चौहान मैदान में है तो एक तरफा जीत होती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बाद भाजपा का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो पूरी विधानसभा को लीड करता हो। ऐसे में कल तक जो राजकुमार पटेल भोजपुर चुनाव हार गए थे, अगर मैं 2018 की बात करूं तो ज़्यादा मतों से हार के आए थे। वो 18 में बीजेपी कम मतों से जीती थी और 2023 में बीजेपी ज़्यादा मतों से जीती। तो 6 महीने 8 महीने पहले 10 महीने पहले वो जब चुनाव हार के भोजपुर से राजनीतिक यात्रा को चला रहे थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार पटेल यहाँ से खड़े होंगे। लेकिन भोजपुर से हारने के बाद बुदनी में आने के बाद वो कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। नतीजे क्या होंगे इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान अगर बुदनी में नहीं है तो क्या बुदनी खाली है? क्योंकि बहुत सारी खूबियाँ राजकुमार पटेल की और रमाकांत भार्गव की, जो भाजपा के प्रत्याशी है। राजकुमार पटेल मिलनसार हैं, ठहाके लगा के बात करते हैं, युवाओं पर उनका असर है और वो क्षेत्र के ऐसे लीडर हैं जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बख्तरा से आती है। और रमाकांत भार्गव का परिवार उत्तर प्रदेश से आया था। उनके पिताजी वैद्य हुआ करते थे। रमाकांत भार्गव बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। उसके बाद वो बीजेपी जनता पार्टी में और फिर भाजपा में शिवराज जी के साथ आ गए और तब से वो लगातार सहकारिता के आंदोलन में शामिल हैं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे सीहोर के, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे, मार्कफेड के अध्यक्ष रहे, फिर बाद में विदिशा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सांसद रहे और अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा के भीतर जो असंतोष की बात हो रही वो ये भी हो रही कि आखिर सब कुछ रमाकांत जी के लिए क्यों, बाकी क्यों नहीं। तो जो राजपूत वोटर की बात करें, भाजपा के जो विधायक थे 2003 की हम बात करें, राजेंद्र सिंह, उनके पक्ष के लोग इस बात से नाराज हैं कि राजेंद्र सिंह ने सीट छोड़ी थी शिवराज जी के लिए। जब शिवराज जी ने सीट छोड़ी तो राजेंद्र सिंह को वो टिकट मिलना चाहिए था। ये हुई भाजपा के अंदर की राजनीति। लेकिन कांग्रेस कितना इसको तोड़ पाएगी, कितना इसका लाभ ले पाएगी, क्योंकि सपा वहाँ से मैदान में है और सपा के मैदान में होने से कांग्रेस को नुकसान है। तो ये बहुत सारी बातें विजयपुर के बारे में रमेश शर्मा जी ने विस्तार से बताई दिया। आप दोनों सीटों पर आपकी बहुत संतुलित और सामयिक टिप्पणी चाहिए। वीणा जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और रमेश भाई साहब और आप लोग सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि रमेश भाई साहब ने जैसे हमें समझाया कि ये जो चुनाव है ये दोनों ही क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की खासियत और खूबियों को लेकर है और वहां की जनता इस बात से बिल्कुल आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी, कमल का चिन्ह और विकास का मुद्दा, ये सब एक ही थाली में परोसे जाते हैं। तो अगर हमें उस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना है, उधर औद्योगिकरण, हमें मातृशक्ति, युवा, किसान, सबके जनजातियों के जो भाई बहन है हमारे, सबके विकास की बात करनी है, सबकी उन्नति की बात करनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही होगी। और हम विगत दिनों में ये भी देख चुके हैं कि पार्टी की नीतियां, पार्टी जो इस प्रदेश में कर रही है और एक डबल इंजन की सरकार के तहत जो केंद्रीय नीतियों के साथ जुड़कर परिणाम ला रही है धरा पर, जो लाभ दे रही है जनता को, हम जनता उससे प्रभावित होती है। तो चेहरा एक होता है, परंतु चुनाव के माहौल में उस पार्टी की विश्वसनीयता होती है और यही विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी को विजयपुर और बुदनी में विजय दिलवाएगी। बात अगर हम करें हमारे कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए विश्वसनीयता तो ये खो चुके हैं, ये तो आपसी द्वंद में ही फंसे पड़े हैं। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद इनके वरिष्ठ नेता दिखे हैं हमें, चाहे वो लक्ष्मण सिंह हो, चाहे राहुल सिंह हो, चाहे यादव जी हो, चाहे कमलनाथ हो, सबकी कोई दुखती हुई नस दबी हुई हो और सबने कहीं ना कहीं विरोध के स्वर बुलंदी से ट्विटर पे और बाकी के मीडिया, सोशल मीडिया चैनल्स पर बहुत उल्लेख किया था। और कांग्रेस पार्टी बहुत गैर जिम्मेदाराना तौर पर अपनी टिप्पणियां देते हुए, वो तो खैर उनकी आदत है, और छिंदवाड़ा के चुनाव में भी उन्होंने यही सब नीति अपनाई थी, परंतु हार गए। जी, अभी हार दोहराने वाले दो सीटों पर चुनाव फोकस है। हम
पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ जी आपको, क्यों नहीं मैं तुलना करूं उसको पूरे मध्य प्रदेश से। ना ना, आप ऐसी मैं जिद मत बिल्कुल पकड़िए। तुलना करूंगी। क्या है कि दिक्कत यह है कि बीजेपी ये सोचती है कि वो जो कह रही है वही सब सच है। मेरा कहना है कि फोकस करिए दो विषयों पर, बुधनी और विजयपुर पर। आप अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो फिर विषय से भटक जाएंगे, ये मेरा आग्रह है। पर मैं आपको उसका तुलना करके बता रही हूं कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी पकड़ है, जो इनके हमारे कार्यकर्ताओं की विश्वसनीयता है, जो कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे बिल्कुल काम करने के मोड में रहते हैं, उनकी विश्वसनीयता साबित होगी और यहाँ कमल खिलेगा। ठीक अमित जी, दरअसल कांग्रेस ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, विजयपुर की जहां तक बात है तो पिछले बार के बागी निर्दलीय 40,000 वोट लेकर आए थे मुकेश मल्होत्रा जी, ठीक है आपने उनको मौका दिया, लेकिन भोजपुर हारने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है, बीजेपी की दिक्कत तो कोई नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ रमाकांत भार्गव मैदान में है, सांसद रह चुके हैं, शिवराज सिंह साथ है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि आखिर चुनाव के बाद क्या लीडर हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि पिछले 20 साल में कांग्रेस का एक भी लीडर ऐसा नहीं है जिसने बुधनी में खम ठोक कर काम किया हो। कभी अरुण यादव पहुंच जाते हैं, कभी महेंद्र सिंह चौहान पहुंच जाते हैं, कभी मुंबई से हनुमान जी का जो रोल करते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो सवाल है कि कांग्रेस अभी तक 20 साल में ये तय नहीं कर पा रही है कि हमारा स्थायी उम्मीदवार कौन है, और उसी की वजह से जो कांग्रेस के ताकतवर कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय करने में कांग्रेस को दिक्कत जा रही है। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। हालांकि एक दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, मतदान हो जाएगा। आपकी राय, पूरे चुनाव सीन को आप किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, दोनों विधानसभा के चुनाव की तासीर देखिए आप। एक तरफ बुधनी में अगर आदरणीय रमेश शर्मा जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था और ठीक बात कही, अगर हम बुधनी को परंपरागत सीट मानते हैं तो शायद कांग्रेस की रामनिवास रावत जो 3 दशक से वहां से जीतते चले जा रहे हैं वो भी एक परंपरागत सीट हो गई है। वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस के बटन दबाकर रामनिवास रावत जी को विधानसभा पहुंचाया, लोकसभा में कई बार चुनाव में मौका दिया, और जब वो लोकसभा लड़े थे तो वो विधानसभा वो जीती थी, परिणाम भले ही नेगेटिव थे। अब आप देखिए कि मेरी विद्वान भारतीय जनता पार्टी की बहन कांग्रेस के ट्वीट को तो देख रही हैं कि कमलनाथ जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, अरुण यादव क्या ट्विटर पे लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रही कि खाद वाले किसान क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या सीन बता रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें मीडिया बता रही है कि आज अगर 18 साल के मुख्यमंत्री के और देश के कृषि मंत्री के क्षेत्र की ये हालात है कि किसान और महिलाएं रात भर रूमाल रख कर बैठे, लोग अपने बच्चों को इस ठंड में जो शुरुआत हो गई है उसमें लोग बिठा के रखें, पानी की समस्या है, किसान पर है, महिलाओं के अत्याचार की बात हो। आज ये सारी चीजें एक तरफ ये कहीं ना कहीं मुद्दे हैं, इन बात पर जनता विचार करेगी, और ये वही भाजपा है, ये वही शिवराज जी हैं। मैं आपको, जब शिवराज जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो ये बात साधना सिंह जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि किरारों के सम्मान में शिवराज मैदान में, और ये भाषण में कहा था कि राजकुमार मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन चूंकि राजकुमार नहीं लड़ रहे और एक किरारों के सम्मान में शिवराज मैदान में, ये बात गंगा नर्मदा जल उठा के कही थी उस समय में। आज वही प्रश्न जनता पूछ रही है कि किरारों के सम्मान में राजकुमार मैदान में। भार्गव जी नहीं है, भार्गव जी सांसद रहे, आज भार्गव जी वर्तमान में सांसद थे, आज उनका देखिए क्या वहां किसानों की समस्या खत्म हो गई, क्या वहां रोजगार आ गए, क्या वहां महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो गए, क्या वहां खुशहाली आ गई। आज ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि 18 साल के मुख्यमंत्री एक मोहरा बना दिया है कि आज उन्होंने कहा शिवराज जी नहीं तो भार्गव जी, भार्गव जी नहीं तो कार्तिकेय, और कोई दूसरे कार्यकर्ता का नाम नहीं चल रहा। यही हालत आज विजयपुर में है, इसीलिए हम बुधनी जीतने की कगार पर हैं, और राजकुमार पटेल जी वहां के लड़के हैं, किरारों के सम्मान में राजकुमार मैदान में। तो आज वो किरार सोच रहा है, आज साधना सिंह जी जो किरार की अध्यक्ष है मध्य प्रदेश की, वो भी मेरे ख्याल से राजकुमार पटेल जी को वोट देना चाहिए। शिवराज जी भले ही भाजपा में है, लेकिन किरारों के नाम पर राजनीति करते आए, किरारों के नाम पर वो जीतते आए, किरारों की बात करते आए, तो आज एक किरार का बेटा राजकुमार पटेल वहां पर बुधनी में चुनाव लड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से आज समाज के प्रति वोट राजकुमार पटेल को देना चाहिए। चलिए, विजयपुर की अंतिम बात, विजयपुर में आप देखिए कि 3 दशक से रामनिवास रावत जी जीतते चले आए। आज यही बात है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रामनिवास रावत जी से लड़ता गया, आज देखिए ना, इसलिए तो सिंधिया जी नहीं पहुंचे।
आज तक एक भी चुनाव सभा में सिंधिया जी नहीं गए। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कमान संभाल रखी है और तलवारें खींच रखी हैं। तो वहां का मतदाता भारतीय जनता पार्टी का सोच रहा है कि हमारे जो हमें कुचलता रहा रामनिवास रावत, जो धोखा हमें देता रहा, जो लड़ाता रहा, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। तो जो मूल कार्यकर्ता था वो दुखी है। इसलिए आप देखना दोनों जगह के परिणाम भौचक्के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी और कांग्रेस दोनों सीटों को जीतेगी। चलिए शर्मा जी, अमित शर्मा जी ने तो नतीजा बता दिया कि क्या परिणाम आने वाले हैं। अभी तो मुझे लगता है कि मतदान तो हो जाने दो, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि मेरा जो सवाल था आपसे कि 20 साल में बीजेपी ये तय नहीं कर पाए कि आपका कौन सा प्रत्याशी वहाँ से लड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने हर बार नया चेहरा दिया है और उसकी वजह से कांग्रेस का जो कभी गढ़ हुआ करता था 89 के पहले की बात करें, वो कमज़ोर पड़ गया। अमित जी, अगर किसी एक या दो लोगों को आप मैदान में बनाए रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे और आप ज़्यादा विश्वास के साथ बोल सकते हैं। अभी तो इसके पहले कोई और था, अब राजकुमार जी है, उसके पहले यादव जी थे, फिर महेंद्र सिंह चौहान थे, फिर बहुत सारी बातें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव दिलचस्प हो रहा है। नतीजे जो भी आए इस बार मतदाताओं की शर्मा जी बहुत बल्ले बल्ले है। राघवेंद्र जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी का पहले कोई और था, फिर कोई और था, फिर कोई और था। अब कांग्रेस को गद्दारी देकर छोड़ के चले गए अब रामनिवास रावत जी। तो मैंने कहा ना, सेम परिस्थितियां दोनों विधानसभा की। मैं वही कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि विजयपुर में तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और फिर वही परिस्थितियां बुंदी में कांग्रेस के पक्ष में चली जाएंगी। तो ये जो दो चीजों का गड्ढमड्ढ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि सरकार किसकी है, तो हम नतीजों पर नहीं जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव बहुत दिलचस्प है और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार चूंकि मामला कांटे का दिख रहा है, नतीजे कितनी भी हार जीत के आए, हजारों की आए, सैकड़ों की आए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस बार मतदाताओं की पूछ परख हो रही है। एक तरफा चुनाव में अक्सर मतदाता पीछे हो जाता है और नेता और जिनके जो समर्थक होते हैं वो बड़े आत्मविश्वास में रहते हैं और वो परवाह नहीं करते कुछ वोट की। अब एक एक वोट के लिए संघर्ष होता हुआ दिखेगा 13 तारीख को। आपकी राय? नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि दोनों ही चुनावों के क्षेत्र में इस समय नेताओं की सक्रियता और उनका प्रचार अभियान बहुत ज़्यादा है और मतदाता दोनों की बात सुन रहा है कि कौन क्या कह रहा है। और इस चुनाव में इसमें भी कोई शक शर्मा जी मजे भी ले रहा है ना जी। हाँ, वाकई मजे भी ले रहा है। और इस चुनाव में इसमें भी कोई शक नहीं कि जो पार्टियों के घोषणा पत्र हैं या उनके आश्वासन हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व पर भी बहुत मतदाता इस बार देखा जाएगा कि भले ही 1% हो कि 10% हो, चाहे वो विजयपुर हो या बुधनी हो, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं जो उम्मीदवार हैं दोनों ही पार्टी के, उन दोनों पार्टी के उम्मीदवार, उनकी पृष्ठभूमि भी थोड़ा बहुत मतदान को प्रभावित करेगी। अब वो ये प्रभाव परिणाम को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मतदाता की वो रुचि जो है। और एक और बात राघवेंद्र जी, इस उपचुनाव में जो देखने को मिल रही है, पता नहीं कितनी मेरा अनुमान, मतलब मैंने जो सुना है वो कितना सच है। कई बार नेता भाषण दे करके चले जाते हैं तो मतदाता उस पर थोड़ा सा व्यंग भी कर रहा है और इस बार हंस भी रहा है। दोनों जगहों में ये भी देखने को मिला है। बुधनी का तो मुझे देखने को मिला है और वहां का भी सुनने को मिला है। तो कुल मिलाकर के ये इस बार वाकई ये दोनों उपचुनाव रोचक हैं। ये असल में बुधनी में भाजपा का कार्यकर्ता पूछ रहा है, जैसे राजेंद्र सिंह और उनके समर्थक पूछते थे कि भाई सिर्फ रमाकांत भार्गव जी क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि रमाकांत भार्गव जी मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं बैठकर, लेकिन जो असंतोष है कार्यकर्ताओं का उसको शमन करने के लिए शिवराज जी को 1 दर्जन से ज़्यादा सभाएं कल तक लेनी पड़ी थी। तो ये बताता है कि मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। लेकिन 1,04,000 वोटों की जीत थी विधानसभा में, तो घटकर अगर 1 लाख भी वोट घटते हैं तो बीजेपी ये मान के चल रही कि कुछ भी हो जाए सीट हम निकाल लेंगे। कांग्रेस का मानना ये कि अब मामला शिवराज जी का नहीं है, लोगों ने शिवराज जी को वोट दिया, इस बार राजकुमार पटेल को वोट देंगे। तो हर कोई अपने पक्ष में बात कर रहा है, लेकिन देखना वही पड़ेगा कि आखिर 13 तारीख के बाद 23 को नतीजे क्या आते हैं। वीणा जी, आपकी राय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारी विचारधारा कांग्रेस जैसी नहीं है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे विचारधारा के वाहक हैं। इसीलिए आप जो भी प्रत्याशी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भी बिंदु सामने रख रहे हैं, विचारधारा हमारी प्रबल होगी और उसी विचारधारा के आधार पर उस प्रत्याशी को जीत मिलेगी। तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की जीतने वाली है और कमल खिलने वाला है। चलिए अमित जी, प्रत्याशी कोई भी हो, वीणा जी कह रही कि विचारधारा हमारी जीतेगी और कमल खिलेगा, चाहे रामनिवास रावत हो या 2003 में
इस्तीफा देने वाले शिवराज जी के समर्थन में राजेंद्र सिंह को छोड़कर रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा, भाजपा जीतेगी, ये उनका साफ कहना है। देखिए, अगर विचारधारा की बात होती तो ज्योतिराज सिंधिया जी प्रचार करने जरूर विचारधारा को आगे बढ़ाने जाते। अंदर गलियारों में क्या हो रहा है ये तो सबको पता है कि नरेंद्र सिंह तोमर कमान संभाले हुए हैं, टिकट किसने दिलाया है और कौन प्रचार कर रहा है। चंबल का मामला है, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, वो जा नहीं रहे और हमारी बहन यहाँ बैठ के कह रही है कि वो विचारधारा का खेल है। अरे भाई, विकास का कब आएगा? विचारधारा की बात है, रामनिवास रावत मंत्री बन जाते हैं, आप भी सिंधिया जी कई विधायकों को लेकर चले जाते हैं, वो विचारधारा वहां समाप्त हो जाती है। लेकिन जो देवतुल्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी विचारधारा, जो विचारधारा को जन्म देता है, जो आगे बढ़ाता है, उस व्यक्ति का क्या होगा जो अंतिम पंक्ति में प्रथम पंक्ति के लिए खड़ा हुआ है और जिसको ढकेलकर आप पीछे खड़े हैं। अमित जी, समय कम है, आपने जो सवाल किया है महत्वपूर्ण है, उत्तर ले लेते हैं। वीणा जी कुछ कहना चाहेंगे आप, लेकिन 30 सेकंड का वक्त है। जी, मेरा नाम वाणी है। सॉरी, दूसरी क्षमा करें आप वाणी जी। देखिए, जो अमित जी बोल रहे हैं वो उल्लेख करें कि इनके वरिष्ठ नेता क्यों नहीं मैदान में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए कुछ कार्य होता है और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है, और उसी संदर्भ में हमारे जो भी दिखते हैं मैदान में कार्यकर्ता या नेता, क्योंकि उन्हें अनुशासन के तहत कार्य सौंपा जाता है। और मेरे को जवाब दे कि क्यों कमलनाथ जी और इनके बाकी चेहरे रूठे हुए हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विजयपुर और बुधनी ना गया हो। चलिए, कमलनाथ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जानकारी ले लीजिए। एक भी कांग्रेस का पटवारी जी के नेतृत्व में गली गली, गांव गांव और हर समय की कमी के कार्यकर्ता पर संवाद किया है। फूट दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, चुनाव तो 2 हैं, इसलिए बड़े बड़े नेता जरूरी नहीं कि वहां पहुंचे। अब कल के दिन कहेंगे कि फिर मोदी जी और सोनिया गांधी जी क्यों नहीं आ रही, लेकिन छोटे चुनाव है, एक आध 2 लीडर अगर नहीं जा रहे हैं तो आपकी तरफ से भी नहीं जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से भी नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या विचारधारा की जीतों की समय नहीं है, माफ करिए, समय नहीं है मेरे पास। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। 13 तारीख को चुनाव मतदान है और 23 को नतीजे आने वाले, तो सारी चीजें एक तरह से साफ हो जाएंगी। तो एजेंडा में शामिल सभी मेहमानों का मैं रमेश शर्मा जी का, अमित शर्मा जी का और वाणी जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।